जय भीम दोस्तों। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली में 11 सितंबर को बड़े आंदोलन का ऐलान किया था। आरक्षण के वर्गीकरण और क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आजाद ने 21 अगस्त के भारत बंद से हटकर 11 सितंबर की तारीख दी थी, लेकिन 21 अगस्त को भारत बंद सफल रहा और खुद आजाद को सड़क पर उतरना पड़ा। ऐसे में अब सवाल उठता है कि 11 सितंबर को होने वाले आंदोलन में चंद्रशेखर आजाद क्या कमाल करते हैं। क्या आजाद का ये आंदोलन सफल रहेगा और 11 सितंबर के आंदोलन के बाद चंद्रशेखर आजाद की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ द न्यूज़ वीक के संपादक सुमित चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। तो सुमित, 11 सितंबर को होने वाले चंद्रशेखर आजाद ने जो आंदोलन का जो बड़ा ऐलान किया है, इस आंदोलन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद ने 11 सितंबर का जो ऐलान किया था, आपको समझना पड़ेगा कि चंद्रशेखर ने 21 अगस्त के भारत बंद के कॉल आने के बाद अलग से तारीख दी थी। तो ये माना जा रहा था उस समय कि 21 अगस्त को जो भारत बंद की कॉल आई है, जिसमें कई नाम सामने आए थे जिन्होंने सोशल मीडिया पर दावा किया कि वो 21 अगस्त को भारत बंद करेंगे। और जब माहौल बना तो फिर सारा देश हमने देखा कि एक सड़कों पर नजर आया और एक बड़ा आंदोलन हुआ। बहन जी भी उसमें, बहुजन समाज पार्टी जो उनकी पार्टी है, वो भी उसमें शामिल हुई और बड़े पैमाने पर 21 अगस्त को भारत बंद सफल रहा। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद खुद जो है वो सड़क पर नजर आए। जो चंद्रशेखर आज़ाद पहले ये कह रहे थे कि हम जो है अलग से 11 सितंबर को दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करेंगे, जब माहौल बन गया, जब एक इस तरह की स्थिति बन गई कि सब लोग सड़क पर थे, तो खुद चंद्रशेखर आज़ाद को जंतर मंतर पर आके सड़क पर बैठना पड़ा। और साथ में चूंकि वो ऐलान कर चुके थे कि 11 सितंबर को वो बड़ा आंदोलन दिल्ली में करेंगे, तो उन्होंने फिर ये माहौल को भांपते हुए जिस तरह का, क्योंकि समाज में एक संदेश चला गया कि भारत बंद होना है और भारत बंद सफल हुआ, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने फिर जो है अपने आप को पॉलिटिकली करेक्ट किया और उन्होंने कहा कि हम सेकंड फेज के तौर पर 11 सितंबर को जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे दिल्ली में। तो 21 अगस्त का भारत बंद भी हो गया और अब दूसरे चरण का आंदोलन होगा 11 सितंबर को। तो ये उन्होंने अपने आप को पॉलिटिकली करेक्ट किया, जबकि पहले उन्होंने अलग से आंदोलन करने का ऐलान कर दिया था। और उस समय आपको याद होगा कि सब लोग इस बात को लेकर सवाल उठा रहे थे कि जब 21 अगस्त को भारत बंद कॉल आ गया है, सब लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों से तस्वीरें आ रही थी कि लोग किस तरह से उसको तैयारी कर रहे थे आंदोलन की, तो लोग सवाल उठा रहे थे कि चंद्रशेखर आज़ाद को अलग से तारीख देने की क्या ज़रूरत थी। जब सारा देश के समाज के लोग मिलके 21 अगस्त को भारत बंद कर रहे हैं, तो उनको अलग से तारीख नहीं देनी चाहिए थी। और उसका यही संदेश था कि भाई हम अपना 11 सितंबर को करेंगे, जिसको 21 अगस्त को करना है कर लो। लेकिन जब माहौल बन गया कि नहीं अब भारत बंद होगा, और आपको याद होगा पिछली चर्चा में भी हम लोगों ने इस बारे में बात की थी कि जब समाज आंदोलन के लिए तैयार होता है और वो खुद सड़कों पर आता है और उसमें बिना किसी नेता के, बिना किसी चेहरे के, बिना किसी लीडरशिप के अगर वो आंदोलन कामयाब हो जाता है, तो फिर उस नेता की जरूरत क्या है? जब जो समाज, जो वर्ग अपने आंदोलन को बिना नेता के सहारे के ही सफल बना ले और अपनी मांग को मनवा ले, तो फिर नेता की जरूरत क्या है? तो मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आजाद को भी ये बात समझ में आई कि अब चूंकि माहौल बन गया है भारत बंद का, तो उन्होंने अपने आप को पॉलिटिकली करेक्ट किया और फिर वो भारत बंद के उसमें शामिल हुए और वो तस्वीरें भी सामने आई। और फिर उन्होंने कहा कि हम अगले चरण के तौर पे अब हम 11 सितंबर को दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। तो ये समझने वाली बात है। अब देखना ये है कि क्या भारत बंद में जिस तरह से व्यापक प्रदर्शन हुआ, चाहे वो आगरा की तस्वीरें हों, जोधपुर की तस्वीरें हों, पटना की तस्वीरें हों, दिल्ली में प्रदर्शन हो, जम्मू में प्रदर्शन हो, देश भर में बड़े पैमाने पर, ओडिशा में तो रेल रोक दी गई थी, वहां पर सड़क पर लोग थे, उन्होंने रेल रोक दी थी। तो ये एक बड़ा आंदोलन उस समय हुआ था और उसमें बहुजन समाज पार्टी भी शामिल थी, आज़ाद समाज पार्टी भी शामिल हुई और तमाम कई पॉलिटिकल दल थे जिन्होंने उसको समर्थन किया। अब देखना ये कि क्या भारत बंद से भी बड़ा आंदोलन चंद्रशेखर आजाद कर पाते हैं। ये उन्होंने दिल्ली में ऐलान किया है कि हम दिल्ली को एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने इसको बंद का नाम नहीं दिया कि वो दिल्ली बंद कर देंगे या भारत बंद कर देंगे, तो उस तरह का उन्होंने कोई नाम तो नहीं दिया। अब जो है चंद्रशेखर आजाद ने कल जो है एक फेसबुक लाइव किया और उसमें उन्होंने कहा कि वो
दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलन करने वाले। तो पहले ये माना जा रहा था कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे या संसद का घेराव कर सकते हैं या कुछ इस तरह की बातें कर सकते हैं जिसमें एक सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए, लेकिन अब वो रामलीला मैदान में आंदोलन करने वाले। उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि 11 सितंबर को सुबह 9 से 10 बजे के बीच में दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं और वहाँ पर हम जो हैं प्रदर्शन करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि वो जो आंदोलन होगा वो एक रैली की शक्ल का आंदोलन होगा, क्योंकि वहाँ पर मंच सजाया जाएगा, मंच पर नेता लोग भाषण देंगे, चंद्रशेखर आज़ाद और उनके सहयोगी लोग अपनी बात बोलेंगे, जो भी वर्गीकरण और क्रीमी लेयर पर उनका मानना है, और वो बारी बारी से लोग भाषण देंगे और जनता वहाँ पर बैठी रहेगी, नारेबाजी होगी, उसके बाद वो आंदोलन खत्म होगा और सब लोग अपने घर चले जाएंगे। तो मुझे लगता है ये इस तरह का एक रैली नुमा आंदोलन जो है वो एक प्रोग्राम की तरह होगा, और ये एक सांकेतिक प्रदर्शन मान सकते हैं हम इसको, कि सरकार को वो बताना चाह रहे हैं कि भाई आपको वर्गीकरण पर और क्रीमी लेयर पर सख्त फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार ने वर्गीकरण का फैसला लिया। उन्होंने उसको चुनाव घोषित होने के बाद ये कह दिया कि अब हम वर्गीकरण करेंगे और हमारी सरकार आ गई तो हम इस फैसले पर मुहर लगा देंगे। क्योंकि चुनावी आचार संहिता लगी है तो वो कुछ कर नहीं सकते। तो बीजेपी इस पर आगे बढ़ रही है। बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने ये जरूर कहा कि क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा क्योंकि संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं है, लेकिन उन्होंने वर्गीकरण पर अपने फैसले को बरकरार रखा, क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद इस बारे में अपना एजेंडा रख चुके हैं। माला मदिगा में कृष्णा मंदा मदिगा के साथ जब वो मंच शेयर कर रहे थे तो उन्होंने वादा किया था मदिगा समुदाय को कि मैं जब इस मसले का हल निकालूंगा और आपको आरक्षण में बंटवारा करके दूंगा। तो मोदी का ये एजेंडा है, बीजेपी का ये, आरएसएस का ये एजेंडा है कि आरक्षण में बंटवारा हो, समाज में डिवाइड एंड रूल हो। तो बीजेपी उस एजेंडे पर कायम है और भारत बंद की सफलता के बावजूद भी सरकार ने अपने कदम नहीं खींचे। सरकार इस पर कोई कानून नहीं ला रही, बल्कि संसद सत्र को पहले ही जो है वो खत्म कर दिया गया। उनको ये एहसास हुआ होगा कि हो सकता है दबाव बढ़े और फिर कानून लाने की बात हो, तो उन्होंने उससे पहले ही उसको खत्म कर दिया। अब कुल मिला के ये देखना है कि चंद्रशेखर आज़ाद के विरोध प्रदर्शन का कितना असर होता है, क्योंकि अब वो सांसद हैं। संसद में जब सत्र शुरू होगा उसमें वो रहेंगे, शीतकालीन सत्र में वो अपनी बातें रखेंगे, और उससे पहले चूंकि अभी 3 महीने का समय है शीतकालीन सत्र में, तो किस तरह का दबाव बना सकते हैं और सरकार क्या उस दबाव के बाद झुकती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये दिल्ली बंद या भारत बंद जैसा कुछ नहीं होगा। ये रामलीला मैदान में एक रैली नुमा कार्यक्रम होगा जिसमें लोग मंच से अपनी बात बोलेंगे। जी, लेकिन जब सुमित 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान हो गया था तो 11 सितंबर को अलग से तारीख रखने की क्या ज़रूरत थी? देखिए ये मोहित, ये जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि चूंकि 11 सितंबर के आंदोलन का ऐलान चंद्रशेखर आज़ाद ने 21 अगस्त के भारत बंद का ऐलान होने के बाद किया था, और उनको उस समय ये लग रहा था कि मैं इस आंदोलन को लीड करूं, मतलब मैं चेहरा हो जाऊं इस आंदोलन का, या भीम आर्मी इसकी जो है अगुवाई करे। और चूंकि 21 अगस्त के भारत बंद को लेकर उस समय तक कोई बड़ा चेहरा, कोई राजनीतिक दल या बड़ा नेता या बहुजन समाज का कोई बड़ा कार्यकर्ता सामने नहीं आया था। कुछ लोगों ने ज़रूर इस बात को लेके अपने वीडियो सोशल मीडिया पे जारी किए थे, कैंपेन चलाया था, लोग पोस्टर लेके जगह जगह खड़े थे और वो कह रहे थे कि 21 अगस्त को भारत बंद होगा। तो चंद्रशेखर आज़ाद को जाहिर तौर पे ये लगा होगा कि ये भारत बंद शायद हो नहीं पाएगा, क्योंकि उस समय कुछ लोग पक्ष में थे, कुछ लोग कह रहे थे कि संगठनों में आपस में बात नहीं की। आपको याद होगा जब हम जंतर मंतर पर हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हम लोगों ने जब वहाँ पर वर्कशॉप किया तो लोग कह रहे थे कि भाई हमारे से कोई बात नहीं किया गया, हमारे संगठनों से कोई बात नहीं किया गया। बेहतर होता कि एक दिल्ली में कोई सभा आयोजित करते, सब संगठनों को बुलाते और फिर एक दूसरे से बात करके कोई एक कॉमन डेट को हम लोग तय करते और उसमें शामिल होते और उसके आंदोलन को कामयाब बनाने की तैयारी करते। तो चंद्रशेखर आज़ाद को जाहिर तौर पर उस समय लगा होगा कि 21 अगस्त का भारत बंद होगा तो सफल नहीं होगा, बहुत छोटे पैमाने पर होगा, कोई बड़ा नेता इसमें शामिल नहीं है, बड़ी कोई बात नहीं है, और SC/ST एक्ट का जो 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन था उस जैसा आंदोलन नहीं हो सकता। उनको ये लगा था कि ये ऐसा ही हो जाएगा, ये बस नामचारे का भारत बंद है और इससे कुछ ज़्यादा बड़ा होगा नहीं। हम एक बड़े लीडर के तौर पर, चूंकि अब वो सांसद बन चुके हैं और लोग उनकी तरफ उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं, तो उनको इसमें संभावनाएं नजर आई होंगी कि इस आंदोलन को मैं लीड करूं, मैं इसका चेहरा बन जाऊं और अलग से भीम आर्मी की, आज़ाद समाज पार्टी की ताकत को मैं दिखाऊं कि देखो मेरे समाज के मसलों पर जब बात आई तो मैं वहां खड़ा रहा, मैंने सरकार से टक्कर ली और मैंने आंदोलन किया, बड़ा आंदोलन किया। तो उन्होंने ये सब कैलकुलेशंस की होंगी, अपनी राजनीति है, सबके अपने नफे नुकसान लोग देखते हैं सियासत के हिसाब से, और उसी को भापते हुए उन्होंने 11 सितंबर की अलग से डेट दे दी। और उन्होंने उनके भाषण भी थे उस
समय वो कह रहे थे कि भाई जल्दबाजी में आंदोलन नहीं कर सकते। 2 अप्रैल 2018 में जब SC/ST एक्ट के कमज़ोर करने के खिलाफ आंदोलन हुआ तो हज़ारों लोगों पर मुकदमे हुए, 13 लोग हमारे शहीद हुए। तो चंद्रशेखर का बयान भी था कि लोग मुझसे अब सवाल पूछेंगे, मैं अब सांसद हूँ, मैं समाज को लीड कर रहा हूँ, तो लोग मुझसे सवाल पूछेंगे, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो मैं आंसरेबल हूँ, अकाउंटेबल हूँ, और सोच समझ के काम करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने ये तमाम चीज़ें कैलकुलेट करी और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि उनको इस बात का आभास हुआ होगा कि मैं इस आंदोलन को लीड करूं, और अपनी चूंकि उनकी पार्टी का भी वो विस्तार कर रहे हैं, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, और वो उनका सपना है कि अब वो बड़ी पार्टी बन जाए, एक सांसद से बढ़ के ज़्यादा सांसद विधायक हो, यूपी के उपचुनाव में भी वो लोग उतर रहे हैं। तो उस सियासत को भांपते हुए उन्होंने अलग तारीख का ऐलान किया ताकि वो इसके चेहरे के तौर पर फेमस हो और उनकी राजनीति को और इसका फ़ायदा हो। तो ये कोशिश उन्होंने की थी, और इसी के तहत मुझे लगता है 11 सितंबर का उन्होंने ऐलान किया, जब उन्हें लगा कि 21 अगस्त को माहौल बन गया है। जी। जब माहौल बन गया, 21 अगस्त को भारत बंद हो रहा है, तो आपको याद होगा जब हम लोग उस पर वीडियो बना रहे थे और हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो वो काफ़ी लेट सड़क पर नज़र आए थे। वो करीब 2-2:30 बजे के आसपास जो हैं वो सड़क पर नज़र आए थे। उससे पहले नहीं उन्होंने कोई ऐलान किया था, तो लोगों को लग रहा था वो शामिल होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन जब सड़क पर जनता है, तस्वीरें आ रही हैं पूरे देश से, तो फिर उन्होंने लगा कि भाई अब मेरे को भी जाना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे बिना आंदोलन कामयाब हो गया तो मेरे को लेके पूछा जाएगा ना, फिर आपकी ज़रूरत क्या है। अगर आपके बिना आंदोलन हो जा रहा है तो आप उस आंदोलन में शामिल हो और अपने आप को रिप्रेजेंट करें और समाज को दिशा देने का काम करें। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने समय की नज़ाकत को समझा और अपने आप को पॉलिटिकली करेक्ट किया। वो 21 अगस्त के भारत बंद में शामिल हुए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बड़े पैमाने पर शामिल थी और देश भर में उन्होंने प्रदर्शन किए, उनके झंडे दिखाई दिए। तो बहुजन समाज पार्टी में एक नई लहर भी दिख रही थी, तो उनको वो भी समझ में आया होगा कि भाई अब बहुजन समाज पार्टी अगर रिवाइव होती है, वो अपने कोर वोट बैंक को अपने साथ वापस ले आती है, तो फिर वो उनके लिए मुश्किल होगी। तो ये तमाम पॉलिटिकली सिचुएशन को एनालाइज करते हुए, अपने आप को समझते हुए उन्होंने फैसला लिया, जो कि अच्छी बात थी कि वो भारत बंद के उसमें शामिल हुए। लेकिन 11 सितंबर का आंदोलन, अब वो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करें कि ये दूसरे चरण का आंदोलन है, क्योंकि मोदी सरकार ने अभी तक बात नहीं मानी है। वो अभी तक कोई कानून नहीं लेकर आए हैं, वर्गीकरण पर उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है। तो ये एक दबाव बनाने की राजनीति है सरकार पर, और हम सबको इसको देखना होगा कि कितना वो दबाव बना पाते हैं, कितना वो इस पर माहौल बना पाते हैं। चूंकि समाज में बंटवारा भी है, अलग अलग वर्ग जो हैं इसका कुछ समर्थन कर रहे हैं, कुछ पक्ष में हैं। तो ये बेसिकली चंद्रशेखर आज़ाद की भी एक परीक्षा होगी इसमें कि वो कितना कामयाब हो पाते हैं। जी। सुमित, वाल्मीकि समाज जो है इस वर्गीकरण का समर्थन कर रहा है। भीम आर्मी के कुछ वाल्मीकि नेता भी इसका समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये आंदोलन कितना कामयाब होगा? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है मोहित। भीम आर्मी के उदय में, उसके विस्तार में वाल्मीकि कम्युनिटी का बहुत बड़ा योगदान है। वाल्मीकि कम्युनिटी के हम लोगों ने, चूँकि भीम आर्मी को काफ़ी लंबे समय से हम उसको कवर भी कर रहे हैं और उस पर रिपोर्टिंग करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, तो मैंने उनके कई सारे कार्यक्रम देखे हैं जिसमें वाल्मीकि कम्युनिटी के लोगों का बड़ा योगदान है और वो उसको आगे बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो वाल्मीकि कम्युनिटी में, क्योंकि क्रीमी लेयर को लेके और उपवर्गीकरण को लेके अलग एक रास्ता उन्होंने चुना है, और ज़्यादातर जो वाल्मीकि नेता हैं, एक्टिविस्ट हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो इसके पक्ष में हैं। वो कह रहे हैं कि भाई वर्गीकरण होना चाहिए, आपके बड़े भाई का पेट भर गया तो अब छोटे भाई को देना चाहिए, उसको मौके देने चाहिए। वो उनका एक अलग स्टैंड है इस मसले पर। और जो दलित बहुजन राजनीति है, अब उसमें डिवाइड एंड रूल दिखता है क्लियरली कि एक पक्ष खिलाफ हो गया, एक पक्ष जो है उसके पक्ष में है। ऐसे में भीम आर्मी को जो समर्थन करने वाले लोग हैं, जो कि वाल्मीकि कम्युनिटी के लोग हैं, वो इस आंदोलन में शामिल होंगे क्या? ये सवाल आता है कि क्या भीम आर्मी के, आज़ाद समाज पार्टी के, वाल्मीकि कम्युनिटी के नेता इस आंदोलन में शामिल होते हैं या नहीं? क्योंकि वाल्मीकि कम्युनिटी के जो लोग हैं, सामान्य लोग हैं, वो नेताओं से सवाल पूछते हैं कि भाई कौम की बात आ गई ना, आपकी अपनी कौम की बात आ गई, उसकी भलाई की बात हो गई, तो आप हमारे नेता हैं, तो फिर आप हमारे हितों की रक्षा करें। हिमांशु वाल्मीकि, जो कि भीम आर्मी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जब ये वर्गीकरण का फैसला आया तो उन्होंने लंबा चौड़ा ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मैं इसका समर्थन करता हूं, मैं वर्गीकरण का समर्थन करता हूं, वर्गीकरण होना चाहिए, इससे समाज को फायदा होगा। ये हिमांशु वाल्मीकि, जो कि भीम आर्मी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट किया। अब मेरा सवाल है कि क्या हिमांशु वाल्मीकि इस वर्गीकरण के खिलाफ होने वाले, क्रीमी लेयर के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन में शामिल होंगे क्या? दिल्ली के
प्रदेश अध्यक्ष हैं उस अध्यक्ष के तौर पे, नेता के तौर पे वो इसमें शामिल होंगे, और चंद्रशेखर ने जो स्टैंड लिया है, आज़ाद समाज पार्टी ने जो स्टैंड लिया है, क्या वो उसके साथ जाएंगे या फिर वो अपनी कौम के बारे में भी सोचेंगे? ये उनके इस तरह से जो वाल्मीकि कम्युनिटी के लोग हैं या वाल्मीकि कम्युनिटी के जो नेता हैं, उनके लिए ये एक परीक्षा की घड़ी आ गई है कि अब वो क्या करें। वो अब देखिए, जिस सियासत को जो लोग समझते हैं, जो वर्गीकरण के पीछे के कारणों को समझते हैं, क्रीमी लेयर की साजिश को समझते हैं, वो समझ के इस बात को जान रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई ये समाज को तोड़ने वाला फैसला है, ये समाज को जोड़ने वाला फैसला नहीं है और इससे भला नहीं होगा। बार बार लोग ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कम्युनिटी की फीलिंग भी एक होती है ना, जब जिस कम्युनिटी के बीच में आप जाते हैं, रोज उनके घर जाके आप बोलते होंगे कि हमारे संगठन में शामिल हो जाओ या हमको वोट देना, या उनके रोजमर्रा के जो मसले होंगे उसमें आप मीडिएटिंग करते होंगे, तो आपको उनके साथ इंटरेक्शन करना है ना, आपको लोकल कम्युनिटीज के नेताओं के साथ बातचीत करनी है। अब लोकल कम्युनिटीज के नेताओं में फिर आप जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाए, भाई आप तो हमारे हितों के खिलाफ थे, आपने तो जो है इसके खिलाफ फैसला किया, आप उस प्रदर्शन में शामिल हुए, तो हम आपको क्यों नेता माने? तो वाल्मीकि कम्युनिटी के नेताओं के लिए अब ये एक धर्म संकट जैसी स्थिति है कि वो करें तो करें क्या। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि भीम आर्मी के साथ जो वाल्मीकि समाज के लोग जुड़े हुए हैं, जो इस बात को समझ गए हैं कि भाई ये डिवाइड एंड रूल है, इससे फ़ायदा नहीं होगा, वो इसमें ज़रूर शामिल होंगे। लेकिन जिन कम्युनिटीज़ में थोड़ा डिवाइड एंड रूल क्लियरली आ गया है और अस वर्सेस देम की डिबेट को बना दिया गया है कि भाई ये आपके आंदोलन के जो आपके आरक्षण के खिलाफ हैं, ये आपको हक नहीं देना चाहते, इस तरह की जो बातें कम्युनिटी में चली गई हैं, तो मुझे लगता है कि वो वैसे लोग इस आंदोलन से नहीं जुड़ेंगे। और चंद्रशेखर आज़ाद के, भीम आर्मी के, आज़ाद समाज पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, उनके लिए भी एक असमंजस की स्थिति है कि वो क्या करें। तो ये इंटरेस्टिंग है, मतलब इसको देखना पड़ेगा कि ये 11 सितंबर का आंदोलन एक जाति विशेष का आंदोलन तो नहीं बन जाएगा, या ये समाज के सारे वर्गों को साथ लेके, डाइवर्सिटी, विविधता में लेके तमाम बातों को भी सुनना है। क्योंकि आपको ये भी देखना पड़ेगा ना मोहित, की जो आपकी कम्युनिटी के आपके अपने भाई हैं, आपकी अपनी बहनें, अगर वो इसका विरोध करें तो आप उनकी भी बात सुने, उनकी भी बात को सुनना पड़ेगा ना, उनके ओपिनियन को भी सुनना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। अगर आप नहीं सुनेंगे तो आपके दुश्मन उनकी बात सुनेंगे, वो उनको गले लगाएंगे। तो ये एक दिलचस्प मोड़ पे है और मुझे लगता है कि इसका असर भीम आर्मी, चंद्रशेखर आज़ाद की भविष्य की राजनीति पर भी पड़ेगा। सुमित, वाल्मीकि जाति और भीम आर्मी के बीच में टकराव की भी खबरें आ रही थी, गाजियाबाद में मारपीट भी हुई। इससे क्या भीम आर्मी और ये जो हमारी वाल्मीकि जाति हैं, क्या इनके बीच में दूरियां आ जाएंगी? देखिए मोहित, ये जब हम लोगों को ये खबर मिली और ये टकराव की खबरें जब सोशल मीडिया पर आई थी, तो हमको समझना पड़ेगा कि उसके पीछे की क्या पूरी कहानी है। जैसा सोशल मीडिया पर दिखाया गया कि जिस वाल्मीकि कम्युनिटी ने चंद्रशेखर आज़ाद को आगे बढ़ाया, संगठन को बनाया, उसको विस्तार देने में अपना योगदान दिया। चंद्रशेखर आज़ाद जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनको एक बड़ा डोनेशन भी दिया गया। लोगों ने उसकी तस्वीरें, वीडियो जो हैं वो सोशल मीडिया पर शेयर किए और ये कहा कि जिस वाल्मीकि कम्युनिटी ने आपको बनाया, अब वही जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके बच्चों के सिर फोड़े जा रहे हैं, उनको लाठियां मारी जा रही हैं, और एक डिवाइड वाली स्थिति हम लोगों ने सोशल मीडिया पर देखी। लेकिन उसकी पूरी कहानी जानना ज़रूरी है। गाजियाबाद में जब वो सम्मेलन हो रहा था, भाईचारा सम्मेलन हो रहा था, तो उसमें चंद्रशेखर आज़ाद शामिल हुए। रॉयल वाल्मीकि आर्मी नाम से एक संगठन है जिसमें आकाश चंदेल जो एक लड़का है वो उसको चलाता है, और उसको लेके उसी के साथ मारपीट हुई। उसी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई जिसमें उसके सिर में गंभीर चोट नज़र आ रही है। और ये उन्होंने ये दावा किया कि हम चंद्रशेखर आज़ाद से मिलके अपनी मांग रखना चाह रहे थे। वो उनका विरोध कर रहे थे, काले झंडे दिखा रहे थे, और ये कहा कि भैया हम उनको कुछ बताना चाह रहे थे कि आप वर्गीकरण और इन तमाम चीज़ों के खिलाफ क्यों हैं, आप हमारे हित के खिलाफ हैं, तो हम अपनी बात रखना चाह रहे थे। और भीम आर्मी के लोगों का ये दावा है कि दरअसल जो आकाश चंदेल हैं और उनके साथी हैं, उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद पर हमला करने की कोशिश की। और चंद्रशेखर आज़ाद पर जब हमला करने की कोशिश की तो आज़ाद के समर्थकों ने उसको पकड़ा और उसके साथ मारपीट की, और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अब दोनों के अपने अलग अलग दावे हैं। एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं मिलके अपनी बात रखना चाह रहा था, दूसरा कह रहा है कि वो हमला उन्होंने किया जिसके रिएक्शन में फिर वो मारपीट हुई। क्योंकि जो वीडियो आया है वो सिर्फ मारपीट का है, उससे पहले वो क्या नारे लगा रहे थे, क्या प्रदर्शन कर रहे थे, उसकी कोई वीडियो क्लिप या तस्वीरें नहीं है जिससे उसकी पुष्टि की जा सके। तो असल में क्या हुआ ये वही लोग जानते हैं जो वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन उसके बाद में जो ये आकाश चंदेल है, इनकी जो तस्वीरें सामने आई वो
आरएसएस के हिंदू संगठनों के ऐसे लोगों के साथ में तस्वीरें सामने आई जो बहुत बदनाम हैं। पिंकी चौधरी नाम के जो एक बजरंग दल के सदस्य हैं, उन्होंने हाल ही में, आपने देखा होगा, गाजियाबाद में झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों को मारपीट की उनके साथ और कहा कि ये बांग्लादेशी मुसलमान हैं, और उनके साथ बहुत मारपीट की। और पिंकी चौधरी बहुत कुख्यात हैं, बदनाम हैं, बहुत ही बदमाश तरह के उनका चरित्र है, वो काफ़ी बदनाम है इस मामले में। तो उनके साथ उनकी तस्वीरें सामने आई, आरएसएस के कुछ संगठनों के साथ में, लोगों के साथ में उनकी तस्वीरें सामने आई। तो लोगों ने ही कहा कि दरअसल ये आरएसएस और जो हिंदूवादी संगठन है उनका आदमी है, और वो चूंकि वाल्मीकि जाति से है तो वो उसको कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने लोगों से भिड़ाने का, जो हम कहते हैं ना कि मनुवादी लोग आपस में ही लड़ा देते हैं हमारे लोगों को, तो वो एक लड़ाई के तौर पे उसको बढ़ावा दे रहे हैं कि वो आपस में लड़ मरें, आपस में सिर फोड़ लें और राजनीति उसके बाद हो। क्योंकि उसके बाद पिंकी चौधरी के बेटे का वीडियो भी सामने आया जो कह रहा है कि हम वाल्मीकि कम्युनिटी के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा तन मन धन और गन, तन मन धन और गन के साथ हम लोग खड़े हुए हैं। तो वो हिंसा को बढ़ावा देने की बात कर रहे थे और आपस में लोग लड़े, इस तरह की बातें वो चाह रहे हैं, इस तरह की उनकी मंशा है। जो वीडियो सामने आए वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि कहीं ना कहीं वो मोटिवेटेड है, कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा दिया गया है और वो आपस में लड़ाने की साजिश भी है। लेकिन यहाँ जब आपके भाई को आपके खिलाफ किया जा रहा है तो आपको थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए। बिल्कुल। अगर चंद्रशेखर आज़ाद पर आकाश चंदेल या उनकी टीम ने हमला करने की कोशिश की तो जो वहाँ मौजूद लोग थे उनको चाहिए था कि वो उन्हें पकड़ते और उन्हें पुलिस के हवाले कर देते और उन पर केस दर्ज करवाते, जो कि संवैधानिक तरीके हैं। चूंकि आप मारपीट करेंगे तो फिर ये हो जाता है कि भाई आज आपके साथ मारपीट हुई है, कल को फिर किसी और के साथ होगी, वो आपके आदमी को पीट देंगे। ये एक राइवलरी है। और सोशल मीडिया पर उसके बाद बहुत हम लोगों ने वीडियो ट्वीट्स ऐसे देखे जो एक दूसरे को सीधा वो भाईचारे को खत्म करने वाली बातें हैं। कई लोगों की वीडियो ट्वीट में देख रहा था, वो इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे कि देखो सबने अपनी जात दिखा दी, ये तो अपनी जात के नेता हैं, हमें इनका पिछलग्गू नहीं बनना चाहिए, हमको इनके पीछे पीछे नहीं घूमना चाहिए, हम इनको नेता बना देते हैं और फिर ये हमारे खिलाफ काम करते हैं, हमारे बच्चों की पिटाई करते हैं। इस तरह की जो बातें हो रही थी वो समाज को तोड़ने वाली थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रकरण बिल्कुल तौर पे वाल्मीकि कम्युनिटी और भीम आर्मी के बीच में दूरी पैदा करने वाला है। हालांकि कई जो हिमांशु वाल्मीकि और तमाम जो लोग हैं वाल्मीकि कम्युनिटी के जो भीम आर्मी में नेता हैं, उन्होंने बाद में सोशल मीडिया के जरिए संदेश दिया कि ऐसा कोई बंटवारा नहीं है, हम आपस में भाई हैं और ये साजिश के तहत मनुवादी लोग हमको लड़ाना चाहते हो। तो उन्होंने समाज को संदेश देने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि ये इससे एक दूरी तो आई है, क्योंकि वाल्मीकि कम्युनिटी वर्गीकरण के पक्ष में है और उसकी मेजोरिटी इसके पक्ष में है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग, ज़्यादातर लोग उसके पक्ष में है। हरियाणा में एक लंबा चौड़ा उन्होंने प्रदर्शन किया। 21 अगस्त को भारत बंद था तो 20 अगस्त को दिल्ली में बड़ा आंदोलन करके चंद्रशेखर आज़ाद के बहन जी के फोटो जलाए गए, उनका पुतला जलाया गया, जूते मारे गए, इस तरह की बातें हुई। और ये प्रकरण होने के बाद भी इस तरह की वीडियो आई जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद की तस्वीरों पर जूते मारे जा रहे हैं। तो एक उनको बायकॉट करने की तरह की स्थिति है कि लोग उनको बायकॉट कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। तो ये एक दूरी तो आई है। अब इस दूरी को कैसे संभालते हैं, ये चंद्रशेखर की भी परीक्षा है कि वो उनकी लीडरशिप को साबित करें, वो कम्युनिटीज़ को साथ में लेके चलने की बात करें और वो अभी इस पूरे आंदोलन को कैसे लीड करेंगे, कैसे वो कम्युनिटीज़ को संदेश देंगे। क्योंकि जब 11 सितंबर को वो आंदोलन करेंगे तो मंच पे भी वो विविधता देखनी चाहिए ना। बिल्कुल। वो डाइवर्सिटी देखनी चाहिए कि आपने तमाम जाति के लोगों को, नेताओं को जगह दी है, उनकी बात को सुना है, उनको सम्मान दिया है, आपने मंच पे रखा है। नहीं तो ये आरोप लगेगा ना कि एक जाति विशेष के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने आंदोलन किया, उन्होंने आरक्षण पर बयान दिया, वर्गीकरण पर बयान दिया, बाकी का क्या। तो इस तरह की बातें होंगी और समाज में निश्चित तौर पर एक दूरी है। भीम आर्मी को बनाने में, जैसा मैं जिक्र कर रहा था, उनके साथ काम करने में वाल्मीकि कम्युनिटी ने बहुत मदद की है और ये इस चीज़ को समझते हुए चंद्रशेखर आज़ाद को अपने आंदोलन को दिशा देनी पड़ेगी, वरना ये दूरी बढ़ भी सकती है। जी सुमित, मेरा आखिरी सवाल होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद का जो ये आंदोलन है, इसके बाद उनकी राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, इम्पोर्टेंट सवाल है मोहित। चंद्रशेखर आज़ाद चूँकि पहली बार सांसद बने हैं और नगीना से उन्होंने चुनाव लड़ा, तो उनके जब हम उनसे इंटरव्यू भी कर रहे थे तो काफ़ी उनके वीडियोस भी हम देखते हैं, तो उसमें वो अक्सर ये दावा करते हैं कि हम 5 साल में अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना देंगे। उन्होंने दावा किया कि मैं अगले 5 साल में राष्ट्रीय पार्टी बना दूंगा। यूपी के बाईपोल में हम अच्छी सीटें आएंगे। हरियाणा में उन्होंने जेजेपी जो
दुष्यंत चौटाला की पार्टी है उसके साथ में उन्होंने गठबंधन किया और वो हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं गठबंधन में, तो वहाँ पर भी उन्होंने दावा किया कि हम अच्छी स्थिति में रहेंगे, अच्छी सीटें आएंगी। और अब चंद्रशेखर आज़ाद की राजनीति को विस्तार देने का समय है। वो सांसद बन गए, लेकिन उसके बाद क्या, उस आंदोलन के बाद वो अपनी पार्टी के कितने विधायक बना पाते हैं, कितने सांसद बना पाते हैं, सरकार से कितनी अपनी मांग मनवा सकते हैं, ये सब तय करेगा उनका भविष्य। और उस भविष्य में जब तक आपके साथ जनता, आपके समाज का साथ नहीं है, तो फिर आप आगे बढ़ नहीं पाते। तो चूंकि यूपी की जो पॉलिटिक्स है उसमें अगर हम कास्ट वाइज भी देखें तो चंद्रशेखर आज़ाद जाटव चमार समाज से आते हैं और बहन जी भी जाटव समाज से आती हैं। तो यूपी में जाटव समाज के पास में बहन जी जैसा मजबूत, सशक्त, बहुत बड़े कद का नेता है। और बहन जी इस समय हमारी, जिस तरह से बहन जी ने एक्टिव हुई हैं वो इस आंदोलन में वर्गीकरण के मामले में, और फिर 21 अगस्त में जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने खुलकर विरोध प्रदर्शन किया, उससे बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों में भी जोश आया और वो एक नई तरह की चेतना उनमें आई है कि नहीं देखो, हम एक्टिव हैं और हम अपने समाज के मसलों पर साथ खड़े हुए हैं। तो इससे ये जाति के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि जाटव समाज के लोग, चमार समाज के लोग किसको अपना नेता मानते हैं, किसके साथ में वो जाएंगे। उसमें पॉसिबिलिटी चंद्रशेखर आज़ाद के सामने बहन जी हैं। तो बहन जी जब साथ में हैं तो क्या वो बहन जी को छोड़ के चंद्रशेखर के साथ जाएंगे, ये सवाल बना हुआ है। अगर जाटव चमार समाज के लोग बहन जी के साथ खड़े होते हैं तो फिर अदर देन जाटव समाज, अदर देन चमार समाज, वो जो शेड्यूल कास्ट की बाकी कम्युनिटी है, जैसे वाल्मीकि कम्युनिटी है, बाजीगर हो गया, धानक समाज हो गया, सासी कम्युनिटी होगी, सिकलीगर हो गए, इस तरह की जो जातियां हैं वो फिर आपको नेता मानेंगी तब जब आप उनके मसलों पर साथ खड़े होंगे, आप उनके हक की नुमाइंदगी करेंगे। और वर्गीकरण में ऐसी जो छोटी संख्या वाली जातियां हैं वो तो वर्गीकरण के पक्ष में हैं, चंद्रशेखर उसके खिलाफ हैं। तो अब ऐसे में सवाल आता है कि क्या वाल्मीकि कम्युनिटी, इस तरह की जो संख्या में जिनकी जाटव समाज के मुकाबले संख्या कम है, नॉन जाटव जो शेड्यूल कास्ट हैं, वो आपके साथ आएगा क्या, ये भविष्य तय करेगा। क्योंकि हरियाणा में अब देखिए विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जेजेपी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा का वाल्मीकि कम्युनिटी तो समर्थन में सुप्रीम कोर्ट को थैंक यू करते हुए रैली निकाल रही है, वो तो रैली निकाल रहे हैं और वो हरियाणा सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने हमारे वर्गीकरण का फैसला कर दिया। तो वो लोग आपको क्यों वोट करेंगे फिर, आप क्या उनके वोट को अपने पक्ष में कर पाएंगे? तो ये एक बड़ा सवाल हो जाता है जो चंद्रशेखर आज़ाद की भविष्य की राजनीति को भी तय करेगा। नगीना में ज़रूर उनको फ़ायदा हुआ, नगीना में चूंकि वो एक सशक्त नेता के तौर पर उभरे, वहाँ के जाटवों ने भी उनको वोट किया, वाल्मीकि कम्युनिटी ने भी उनको वोट किया, लोगों ने उनके लिए चंदा जुटाया, सम्मेलन किए और वो लोगों ने उनका जो है सम्मान किया। चूंकि नगीना में 50% से ज़्यादा मुसलमान आबादी है, तो मुस्लिम आबादी की वजह से जाटव कम्युनिटी, वाल्मीकि कम्युनिटी और ये जो अन्य जातियां हैं उनकी समर्थन की वजह से चंद्रशेखर आज़ाद अच्छे मतों से, वो करीब 1.25 लाख वोटों से वहाँ पर जीत गए। लेकिन नगीना के बाहर भी तो दुनिया है, नगीना के बाहर ऐसे समीकरण नहीं है ना। अब आप बाईपोल में जा रहे हैं, यूपी के बाईपोल में जा रहे हैं, 10 सीटों पर उपचुनाव होगा। हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसके बाद में 2025 में दिल्ली का चुनाव आएगा, इस साल महाराष्ट्र झारखंड का चुनाव आएगा। तो उसमें आप क्या करेंगे, उस समय कौन सी जातियां आपके साथ खड़ी होंगी, किस जाति विशेष के समर्थन से आप जीतेंगे, किन जातियों को, वर्गों को आप साथ में जोड़ पाएंगे, ये चंद्रशेखर आज़ाद के लिए परीक्षा की घड़ी है। और उनको अब अपनी लीडरशिप भी साबित करनी पड़ेगी, क्योंकि नगीना के समीकरण अलग थे, वहाँ पर पहली बार वो गए थे, उस समय वर्गीकरण का डिवीजन नहीं था, तो एक तरीके का बंटवारा नहीं था समाज में, लेकिन अब क्लियरली एक बंटवारा भी दिखता है। तो अब उनको अपने आप को नेता के तौर पर और ज़्यादा अच्छे से साबित करना पड़ेगा। अगर वो एक बेहतर नेता के तौर पर खुद को साबित कर पाए और लोगों का जो भरोसा थोड़ा कमज़ोर हुआ है, उन वर्गों को वो अपने साथ में जोड़ पाए, अगर उनके प्रतिनिधियों को साथ बिठा के बात किया, उनके लोगों को समझाया, आपके मत है ना, आपने जो ओपिनियन बनाया आप वही ओपिनियन समझाएंगे, तभी लोग एक दूसरे की बात को मानेंगे ना। वो अपनी बात बताएं, आप अपनी बात बताएं, संवाद हो, डायलॉग हो और एक दूसरे के साथ में जोड़ के देखें उस चीज़ को। अब चंद्रशेखर आज़ाद के लिए ये एक मुश्किल घड़ी है, परीक्षा की घड़ी है,
अभी वो जो हैं ऑस्ट्रिया जा रहे हैं। ऑस्ट्रिया में वो संत रामानंद की शहादत हुई थी, तो वो उनको नमन करने के लिए 2-3 दिन के लिए ऑस्ट्रिया जा रहे हैं। वहाँ से फिर आएंगे तो ये आंदोलन होगा। तो अब चूंकि वो विदेश में भी रहेंगे, तो यहाँ आंदोलन की तैयारी कैसी होती है, किस तरह से लोग मिलते हैं, कम्युनिटीज़ को सबको साथ जोड़ के जो है उनको इस आंदोलन में शामिल किया जाए, तो चंद्रशेखर आज़ाद के लिए एक चुनौती वाला मसला है। लेकिन ये ज़रूर है कि चंद्रशेखर आज़ाद के पास, क्योंकि अब एक संगठन राष्ट्रीय स्तर पर बन गया है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग ज़िलों में उनकी इकाइयाँ हैं, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं, तो उनके पास संख्या तो ठीक ठाक हो गई है। क्योंकि जो उनके दिल्ली में सम्मेलन हुए, तालकटोरा स्टेडियम में जो सम्मेलन हुआ, या अलग अलग जो आंदोलन हुए हैं, उनमें उन्होंने जन समूह को तो जुटाया है, वो ठीक ठाक रहे, वो अच्छी संख्या में लोग उनके जुट जाते हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद अब इस तरह से एक उनकी ब्रांडिंग हो गई है, इस तरह से वो स्थापित हो गए हैं कि वो कहीं जाते हैं तो एक बड़ी संख्या में लोग आ जाते हैं। तो संख्या बल आ जाए, अपने आप को रामलीला मैदान में वो दिखाएं, क्योंकि रामलीला मैदान की कैपेसिटी 1 लाख से ज़्यादा लोगों की है, तो 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ इकट्ठे हो सकते हैं। तो क्या वो 1 लाख लोग जुटा पाएंगे, या 5,000, 10,000, 20,000, कितनी बड़ी संख्या में वो जुटाते हैं, कितना बड़ा पंडाल लगता है, उसकी रैली के दौरान किस तरह, क्या वो वहाँ से कोई पद यात्रा शुरू करते हैं कि चलो हम यहाँ से संसद तक जाएंगे, किस तरह की वो रणनीतियाँ अपनाते हैं, किन किन कम्युनिटीज़ को साथ में लेके आते हैं। क्योंकि सिर्फ आपके कार्यकर्ता समर्थक ही जुटेंगे, या जो कम्युनिटीज़ जिनको आप रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं वो कम्युनिटीज़ भी जुटेंगी। कार्यकर्ता तो उसके नेता ने बुलाया तो वो आएगा कि मेरे नेता ने मुझे बुलाया है, मैं कार्यकर्ता के तौर पे चला जाऊंगा। लेकिन कार्यकर्ताओं में भी कम्युनिटी वाइज, क्या वाल्मीकि कम्युनिटीज़ के कार्यकर्ता आएंगे, या जो कार्यकर्ता नहीं है। भारत बंद में तो हम सब शामिल हुए, हम तो किसी के कार्यकर्ता नहीं, किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं, किसी पार्टी में शामिल नहीं, संगठन में शामिल नहीं, लेकिन लाखों लोग शामिल हुए जो कि किसी संगठन या पार्टी से उनका लेना देना नहीं है। क्या ऐसा जन समूह जो स्वतः संज्ञान लेता है चीज़ों का कि नहीं ये गलत हुआ है, हमें इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा, वो भी इसमें शामिल होते हैं क्या? वो इसमें शामिल होंगे और इसको एक बड़ा आंदोलन बनाएंगे, ये एक देखने वाली बात है। मैं मानता हूँ कि इसका असर चंद्रशेखर आज़ाद की भविष्य की राजनीति पर पड़ेगा, और उन कम्युनिटीज़ में जिसमें अभी थोड़ा असंतोष है, हो सकता है इस आंदोलन के बाद वो असंतोष, वो कहीं कि एक दूसरे से जो दूरी बन गई है वो बढ़ जाए, या फिर वो उसको मिटाने में कामयाब होते हैं, उनको साथ में जोड़ने में कामयाब होते हैं। ये 11 सितंबर को देखने वाली बात होगी, और नज़र बनी हुई है हमारी इस पूरे मसले पर, और मुझे लगता है दर्शकों की भी इस पर कोई एक समझ होगी, तो दर्शक भी कमेंट में बता सकते हैं कि वो इसको लेकर क्या सोचते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया सुमित, और आपको ये बातचीत कैसी लगी और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।